Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 अप्रैल 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, या फिर आप लोग उस लिंक का यूज़ ना करो तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी जा सकते हो और जाकर सर्च बॉक्स में डायरेक्टली आपको टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने ये 3 चैनल निकल कर आएंगे। बाकी एक आध फेक चैनल भी मिल जाएगा आपको, तो मेक श्योर करना उनको आप लोग ना ज्वाइन करो। अब जैसे आप दीपक यादव एजुकेशन टाइप करते हो तो एक चैनल के आगे आपको देखने को मिलेगा नाम लिखा हुआ है मेंस आंसर राइटिंग का है, दूसरा चैनल के आगे यूपीएससी लिखा हुआ है, तीसरे चैनल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इन तीनों चैनल्स को आप लोग जाकर मेक श्योर करना कि ज्वाइन कर लो। या तीनों जगह पर आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। द हिंदू का पीडीएफ डेली आ रहा है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ आ रहा है, डेली मैं आपको एडिटोरियल सेंड कर रहा हूँ द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इनफैक्ट आप देख पा रहे होंगे कल तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स और एक्सप्लेन सेक्शन के आर्टिकल्स भी यहाँ पर सेंड किए हैं। तो ये आपको सब कुछ मिल जाएगा इन तीनों चैनल पर बिल्कुल फ्री में, तो जाकर मेक श्योर करना इनको ज्वाइन कर लो। बाकी जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, लोग अपने वीडियो का नाम रखते हैं DNA डेली न्यूज़ एनालिसिस या फिर डेली करंट अफेयर, तो वैसे यहाँ पर एक नाम सोचा है मैंने TNA टॉप न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पर इस वाले वीडियो का नाम रख देंगे क्योंकि एक वीडियो आता है हमारा द हिंदू एनालिसिस का, वो तो एज इट इज़ रहने वाला है। दूसरे वीडियो का नाम जो ये रेगुलर आता है इसका नाम रखने वाले हैं टॉप न्यूज़ एनालिसिस। सही लग रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन आप बता सकते हो। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना इसको। अभी जब हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे तो पहला आर्टिकल मैं कवर करूंगा। पहले आर्टिकल के बाद मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूं। कुछ लोग यहां पर क्या सोच रहे हैं और कैसे कैसे कमेंट लिखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं और कुछ प्रॉब्लम्स आपको उसको भी रिजॉल्व करने वाला हूं। तो प्लीज़ यहाँ पर ये बात जो कहूँगा मैं उसको सुनकर ज़रूर जाना। वो फर्स्ट आर्टिकल के बाद हम लोग उसको कवर करेंगे। बाकी आप लोग फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर दीपक यादव एजुकेशन के नाम से, आपको यहाँ पर आईडी मिल जाएगी। फॉलो कर आप अपनी क्वेरीज वगैरह को पूछ सकते हो। फाइनली स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का एक सबसे पहला आर्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में। अब इस आर्टिकल की चर्चा काफ़ी कम जगह पर हुई है, लेकिन आपको मैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इस प्रकार से पढ़ाऊंगा आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। इस आर्टिकल को पूरी तरह से एक्सप्लेन सेक्शन पर इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बेसिक से कवर करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे एक्सप्लेनर सेक्शन का पूरा आर्टिकल मैंने लगा दिया है। आपको समझाऊंगा कि आखिरकार न्यूज़ क्या है, प्लस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है और कैसे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर फोर्टिफिकेशन और नॉर्मल राइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्लस उसके बाद यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो सारी बातें मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सारे आर्टिकल्स लगा दी ताकि आप लोग देख सको कि हाँ इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो कि हाँ सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। अब इसी पूरे आर्टिकल को मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि मैं एक सीक्वेंस वाइज हेडिंग वाइज यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें। तो पहली चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में समझेंगे इशू क्या निकल कर आता है। इशू ये निकल कर आता है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दिया कि हम लोग क्या करेंगे, फोर्टिफाइड राइस को, जो फोर्टिफाइड वाले चावल हैं वो क्या होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। फोर्टिफाइड वाले चावल हैं, इनको सभी राज्यों के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर 2024 तक सप्लाई करने वाले हैं। ये यहाँ पर इनका एक अप्रूवल निकल कर आया है और जो भी ये सप्लाई होगी वो सब फेस्ड मैनर में होगी। फेस मतलब फेस 1, फेस 2, फेस 3 करके यहाँ पर ये अलग अलग मैनर्स के अंदर होने वाली है। अब जो भी ये सप्लाई की जाएगी वो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। पीडीएस सिस्टम आपको पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर सरकार हमारे किसान भाइयों से सस्ते दाम में इन फसल को खरीदती है, फिर उसके बाद हम लोगों को राशन की फॉर्म में मिल जाता है वो। अब इसके अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे एक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, आपको ये वाली स्कीम देखने को मिल जाएगी, मिड डे मील स्कीम, उसके बाद अदर वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन स्कीम्स के माध्यम से जो भी इसके अंदर बेनिफिशरीज हैं उन सबको यहाँ पर ये फोर्टिफाइड राइस को हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं 2024 तक सभी राज्यों के अंदर और यूनियन टेरिटरीज में। ये तो हो रही हमारी खबर। अब इसको अलग अलग फेस के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे फेस 1 रहेगा तो फेस 1 के अंदर यहाँ पर हम लोग जो ICDS के अंदर आते हैं, मतलब कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंदर जो भी फायदा ले रहे हैं, या फिर PM पोषण स्कीम के अंदर जो भी बेनिफिशरीज हैं, इन सबको कवर करेंगे हम लोग मार्च 2022 तक।
ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसके ऊपर काम चल रहा है। उसके बाद फेज़ 2 के अंदर यहाँ पर फेज़ 1 वालों को कवर किया जाएगा, प्लस इसके साथ साथ हम लोगों का जो OWS है और साथ ही साथ जो हमारा पब्लिक ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्लस OWS यानी अदर वेलफेयर स्कीम हो गया। इसके अंदर जो भी यहाँ पर लोग हैं सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर गरीबी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी वो थोड़े से बैकवर्ड एरिया के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे इन सभी एरियाज़ में हम लोग मार्च 2023 तक चावल को प्रोवाइड करवाएंगे। उसी तरीके से फेज़ 3 को चलाया जाएगा। तो फेज़ 3 के अंदर ये 2 एरिया तो कवर किए जाएंगे और इन दोनों के साथ साथ आप कह सकते हो यहाँ पर जो भी बचे हुए एरिया होंगे वो सब मार्च 2022 तक कवर कर लिए जाएंगे, वहाँ पर भी ये चावल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फेज़ के अंदर सभी राज्य यूनियन टेरिटरी के अंदर हम लोग ये फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब बात करते हैं आखिरकार ये फोर्टिफिकेशन होता क्या है, इसको समझते हैं पहले। देखो, फोर्टिफिकेशन को समझने के लिए बहुत सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, वो यह है कि देखो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि हम लोग FSSAI के नाम से इसको जानते हैं, अब इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया फोर्टिफिकेशन क्या होता है। देखो, फोर्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर क्या करना, किसी फूड के अंदर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर देना। मान लो यहाँ पर एक सिंपल सा ये चावल है, चावल के अंदर बाहर से अलग हम लोगों ने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया ताकि ये जो चावल है ये और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए, इससे और ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिले लोगों को। तो इसको न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसके अंदर हम लोग जानबूझकर क्या करते हैं, जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसको बढ़ा देते हैं खाने के अंदर, ताकि खाने की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बढ़ जाए और लोगों को जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, लोगों की तबीयत कम खराब हो। तो ये हमारा मेजर फोकस होता है फोर्टिफिकेशन का। आगे बात करते हैं, तो फोर्टिफिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर हम लोग अलग से चीज़ों को ऐड करते हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए, क्योंकि लोग यहाँ पर हर तरीके का वाइटामिन नहीं ले पाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस कर पाते हैं। आपको पता होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो गया। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके मल्टी वाइटामिन्स वगैरह हो गए जो कि लोग नहीं ले पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ को ऐड करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है और इसके ऐड करने के प्रोसेस को ही हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है, देखो ये केवल चावल के अंदर नहीं होता, ये किसी भी प्रकार के यहाँ पर खाने के अंदर किया जा सकता है। अब जो ये फूड फोर्टिफिकेशन है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला होता है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन, दूसरा होता है बायो फोर्टिफिकेशन और तीसरा होता है होम फोर्टिफिकेशन। जो पहला और तीसरा वाला है ये तो बहुत आसान है। दूसरे वाले के अंदर यहाँ पर एक चैलेंज आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले वाले के अंदर देखो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा आटा है या कॉर्न मील है या कुकिंग ऑयल है, इसका यहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया जाता है, इसके अंदर चीज़ों को ऐड किया जाता है अलग से। तो ये एक पहला वाला सिंपल प्रोसेस है। तीसरा वाला भी सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर घर में ही चीज़ों को ऐड कर लिया जाता है, जैसे कि कोई खाने का सामान है। अब लोगों के अंदर देखो एक चीज़ और बता दूं, ये विटामिन डी है, 90% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। चाहे कोई भी यहाँ पर आप टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, विटामिन डी की आपको यहाँ पर कमी देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने फूड के अंदर विटामिन डी के ड्रॉप्स को ऐड कर लेते हैं, तो मतलब वही अलग से न्यूट्रिएंट को ऐड करना हो गया। तो ये इसी हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो मैंने आपको बताया था पहला और तीसरा वाला बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन सेकंड वाला आता है बायो फोर्टिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉप्स की ब्रीडिंग करवाते हैं। क्रॉप्स की ब्रीडिंग करवाने का मतलब है, मान लो यहाँ पर 2 फसलें ले ली और दोनों फसलों का यहाँ पर हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाया। ब्रीडिंग करवाने के बाद एक नई हमें क्रॉप मिलेगी, वो हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर ब्रीडिंग का प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो ये 3 प्रकार के फोर्टिफिकेशन है। आई होप आपको इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि फोर्टिफिकेशन चावल के लिए कैसे किया जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक तरीके से हम लोग इस आर्टिकल के अंदर चावल के लिए फोर्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस को ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो फोर्टिफिकेशन चावल के लिए कैसे किया जाता है, देखो चावल को फोर्टिफाई करने के लिए इसके अंदर अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास कोटिंग का है, ऊपर से कोटिंग कर दी जाती है विटामिन की, मिनरल्स की, या ऊपर से छिड़काव कर दिया जाता है, या फिर एक आता है प्रोसेस एक्सट्रूजन का। एक्सट्रूजन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो मतलब दोनों पहले और दूसरे वाले बहुत ईजी हैं, तीसरा वाले के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो जो लास्ट वाला आपको देखने को मिलेगा, एक्सट्रूजन के थ्रू जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं चावल के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग को एक मशीन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है एक्सट्रूडर मशीन। अब इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कि इंडिया के लिए एक सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हुआ, देखो ये पूरी टेक्नोलॉजी है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास चावल पड़े हैं, बहुत सारे टुकड़े टुकड़े चावल पड़े हैं, ठीक है, टुकड़ों में पड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे चावल हैं।
तो ये हमने देखा पड़े हुए हैं। तो इनको क्या करा जाएगा, पीसा जाएगा, राइस फ्लोर बना लेंगे, चावल का आटा बन जाएगा। फिर इसके अंदर वाटर मिक्स किया जाएगा और अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहीं पर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगेन आटा बन गया। फिर उसको यहाँ पर एक्सट्रूजन में रखा जाएगा, एक आप कह सकते हो अच्छे टेम्परेचर पर इसको रखा जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में हम लोगों को आगे और भी प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है, तो जिसके रिस्पॉन्स में हम लोग को इस प्रकार से चावल मिलेंगे जिसको हम लोग फोर्टिफाइड राइस कर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, इस प्रकार से हम लोग को चावल मिलता है। इसको गर्म करके जो भी यहाँ पर हम लोग करते हैं काम, ये फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, फिर क्या होता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसको ब्लेंड कर देंगे रेगुलर राइस के साथ में, ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारा जो चावल है उसके अंदर न्यूट्रिशन बढ़ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। तो फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर सूखा चावल का आटा हुआ, उसको मिक्स कर दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ में, वाटर ऐड कर दोगे, फिर वो जो मिक्सचर है वो यहाँ पर मशीन के थ्रू निकलेगा, एक हीट जोन से निकलेगा जहाँ पे गर्म होगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे दाने बनेंगे जो कि एक शेप के होंगे और एक साइज़ के होंगे, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ये प्रोसेस है, ये आपको लिखित में मिल गया। उसके साथ बताया गया ये जो कर्नल्स हैं ये काफ़ी मतलब सूखे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब जो बहुत सूखे से देखने को मिलेंगे, और इनकी पैकेजिंग वगैरह के लिए यहाँ पर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो लाइफ है पूरी की पूरी, मतलब कितने टाइम तक इनको यूज़ किया जा सकता है, तो ये जो हमारे फोर्टिफाइड राइस कर्नल होते हैं इनकी 12 महीने तक की यहाँ पर लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड आप कह सकते हो, ये देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद इन चावल को यूज़ करने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस क्या है आपको हमेशा याद रखनी है इसके बारे में। देखो, जो शेप होता है और साइज़ होता है इन वाले चावल का, जिसको हम लोगों ने बनाया है अभी एक्सट्रूजन के प्रोसेस से, तो इनका शेप और साइज़ ये बिल्कुल सेम होता है, ये आपको देखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर गाइडलाइंस के अंदर ये बताया गया, जो इन चावल का लेंथ और ब्रेड्थ है, तो वो लेंथ जो है 5 mm की होती है और ब्रेड्थ 2.2 mm की होती है, इससे ज़्यादा कम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ गाइडलाइंस हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ और भी आप लोग खा रहे होंगे तो पता नहीं चल रहा होगा। तो ये यहाँ पर एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए क्या गाइडलाइंस मेंशन करी गई हमारी मिनिस्ट्री के थ्रू, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग को फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम लोग चावल को मिला रहे हैं। सिंपल सा तो भी खा सकते हैं, इतना यहाँ पर जुगाड़बाजी करने की क्या ज़रूरत है। तो सिंपल सा खा तो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे के काफ़ी सारे रीज़न है कि हम लोग को फोर्टिफिकेशन करना पड़ रहा है। पहला पॉइंट, इंडिया के अंदर आपको माल न्यूट्रिशन विमेन और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, मतलब क्या है कि जो विमेन है उनको एक अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, या बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके शरीर में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, जिससे बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इंडिया के अंदर ये माल न्यूट्रिशन बहुत बड़े लेवल पर है। तो इसी वजह से आवश्यकता है कि हम लोग क्या कर सकें, इन चावल के माध्यम से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनके बॉडी के अंदर डाल पाएं। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, अब क्या है, फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताया गया, हर एक जो दूसरी वेमेन है हमारे देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं एनीमिया से सफ़र कर रही है, वो एनीमिक वेमेन है, और हर तीसरा बच्चा स्टंटेड है। इसका मतलब देखो, हर जो दूसरी वेमेन है वो एनीमिया से सफ़र कर रही है, इसका मतलब उनके ब्लड, मतलब आप कह सकते हो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है, और बॉडी के अंदर आयरन की कमी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करेंगी बॉडी के अंदर, तो उन्हीं चीज़ की मेजर कमी यहाँ पर देखने को मिल जाती है इन बॉडीज़ में। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़रूरत है एक फोर्टिफाइड राइस को लाने की, जिसके अंदर हम लोग आयरन वगैरह भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विमेन की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा रीज़न ये हुआ। प्लस हर तीसरा बच्चा स्टंटेड है। देखो, अब यहाँ पर इसको समझने के लिए आप कह सकते हो, होता क्या है, दो कंडीशन होती हैं इसके अंदर। अब दो कंडीशन क्या है, बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे की उम्र के हिसाब से हाइट बहुत कम है, वजन बहुत कम है। ठीक है, तो वही यहाँ पर एक तरफ हाइट बहुत कम है, दूसरी तरफ वजन बहुत कम है, तो ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इस चीज़ से ही बच्चा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बच्चे को देखकर कि वो कुपोषण से सफ़र कर रहा है, उसको एक अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। क्लियर हुआ? तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग को फोर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हुआ? अब बात करें जो ये फोर्टिफिकेशन है फूड का, ये यहाँ पर एक बहुत सही सा मेथड है। हम लोग यहाँ पर आराम से इस मेथड को यूज़ करके जो कुपोषण है उससे लड़ सकते हैं। तो तीसरा यहाँ पर कारण ये है। चौथा, देखो, जो राइस है, जो चावल है, चावल सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड है हमारे कंट्री के अंदर। लगभग यहाँ पर 2/3 जो जनसंख्या है इंडिया के अंदर वो चावल को खा रही है, और हर एक व्यक्ति लगभग इंडिया के अंदर 6.8 kg पर मंथ चावल को खा रहा है। ये भी हमारे पास एक गाइडलाइन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर कितना कंज्यूम कर रहा है, तो पर मंथ 6.8 kg के आसपास यहाँ पर चावल को कंज्यूम कर रहा है। और इसी वजह से अगर हम लोग राइस को ही फोर्टिफाई कर दें, मतलब चावल खा रहा है एक व्यक्ति, तो उसके चावल के अंदर अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है।
उसकी जो डाइट है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर ये सोच है, ये सारे कारण है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं हम लोग को फोर्टिफिकेशन की एक काफ़ी भयंकर रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। आगे बात करते हैं, अब इस फोर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए। देखो, मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं कि अगर आपका 10 ग्राम फोर्टिफिकेशन राइस कर्नल है, जिसको हम लोगों ने मशीन से बनाया था, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, तो मान लो 10 ग्राम ये वाला राइस है, तो इसको ब्लेंड करना होगा आपको 1 किलोग्राम रेगुलर राइस है, मतलब 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलो नॉर्मल राइस है, और उस 1 किलो नॉर्मल चावल के अंदर आप 10 ग्राम ये वाला चावल डाल दो, मिला दो, उसको बन गया फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस के अंदर पहली गाइडलाइन ये है, इसके ना ज़्यादा कम, इससे ना ज़्यादा लेना है, एक मीडियम यहाँ पर एक गाइडलाइन दी गई है। उसके बाद FSSAI के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने ये बताया 1 किलो जो फोर्टिफाइड राइस होता है, जिसके अंदर हम अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर चुके हैं, तो 1 किलो फोर्टिफाइड राइस के अंदर लगभग आयरन होता है 28 mg से लेकर 42.5 mg के बीच में, फोलिक एसिड होता है 75 से लेकर 125 माइक्रोग्राम के बीच में, विटामिन B12 होता है 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोग्राम के बीच में। तो ये यहाँ पर एक और हमारे पास डेटा मिल जाता है, तो मतलब 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस के अंदर ये सब कुछ मिल जाता है। उसके साथ साथ इस राइस के अंदर मतलब देखो सॉरी, और जो चावल है हमारा, उस चावल को हम लोग फोर्टिफाई कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग जिंक, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं पर केजी चावल के ऊपर। तो पर केजी चावल में कितना कितना ऐड कर सकते हैं, ये सारा अमाउंट लिखा हुआ है, ये कुछ यहाँ पर खास बात नहीं है, स्टैंडर्ड मेंशन था आर्टिकल के अंदर, तो मैंने आप लोग को इसको डिटेल से बता दिया। अब आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो मतलब मैंने जैसा बोला कि इस प्रकार से टॉपिक को कवर करेंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, और पूरा का पूरा टॉपिक निचोड़ लेंगे, चाहे उसका यहाँ पर उसका पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सभी कुछ। अब बात करते हैं इस राइस फोर्टिफिकेशन के कुकिंग प्रोसेस के बारे में, कि मतलब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो रेगुलर राइस है वो कुछ अलग लग रहा है बनने के बाद और फोर्टिफिकेशन वाला राइस कुछ अलग लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुकिंग है फोर्टिफाइड राइस का, इसके अंदर कोई भी स्पेशल प्रोसीजर की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप नॉर्मल चावल बनाते हो वैसे आपको ये भी बनाना है। ठीक है, अब इस चावल को भी वैसे ही धोना है जैसे कि आप लोग नॉर्मल तरीके से अपने बाकी सारे चावल को धोते हो, और कुकिंग के बाद भी यहाँ पर जो फोर्टिफाइड राइस है बिल्कुल सेम देखने में भी ऐसा लगता है, और उसके अंदर हालांकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह लेवल आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, बाकी मतलब सब कुछ सेम है, कोई भी ऐसा अलग नज़रिया नहीं है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। बाकी अब बात करते हैं भारत की क्या कैपेसिटी है इस चावल को लेकर। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्लाइड को बहुत ध्यान से सुनना। क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट हुआ था पिछले साल, तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल अनाउंसमेंट किया कि लगभग 2700 राइस मिल को हमने इंस्टॉल कर दिया है, जो कि क्या करेगी, फोर्टिफाइड राइस को बनाएगी। तो मतलब फोर्टिफाइड राइस को बढ़ाने के लिए एक काफ़ी हद तक बढ़ावा मिल रहा है हमारी सरकार की साइड से। उसके बाद बताया गया इंडिया की जो ब्लेंडिंग कैपेसिटी है वो आज के टाइम पर कहाँ पर स्टैंड करती है, 13.67 लाख टन पर स्टैंड करती है 14 राज्यों के अंदर में। ठीक है, ये भी हमारी मिनिस्ट्री ने डेटा दिया है। उसके साथ साथ बताया गया जो ये FRK वाला राइस है जिसको हमने मशीन से बनाया हुआ है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अगर हम लोग बात करें 2 साल के अंदर अंदर, पहले यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हुआ करता था 7,250 टन, तो ये बढ़कर 60,000 टन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है, तो भारत की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस वो इंक्रीज हुई है लगातार, तो आप लोग ऐसा देख सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये इंडिया की कैपेसिटी के बारे में बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन एक और आएगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला आर्टिकल को पूरा निचोड़ लेंगे। तो भाई हमने अगर इस चावल के अंदर चीज़ें ऐड कर दी अलग से, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा होगा भाई आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ऑब्वियस ही बात है, पहले एक अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, अब आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ जो है वो लगातार इंप्रूव होती हुई चलेगी। टेस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर एक न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, और कोई भी आपका टेस्ट वगैरह चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज़ आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा, जिससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आप ज़्यादा यहाँ पर कैपेबल हो पाओगे ज़्यादा काम करने के लिए। बाकी न्यूट्रिशन मिलने वाला है, फ्रीक्वेंट बेसिस पर आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे जो कि डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने के लिए। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो देखो यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन एक अच्छा इसलिए माना जाता है, इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। इसकी प्राइस जो है लगभग जब भी इंक्रीज़ होती है तो 1 से 2% तक इंक्रीज होती है टोटल फूड वैल्यू में, अदरवाइज यहाँ पर प्राइस इसकी काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। नाउ बात करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, दिक्कतें क्या हैं। नेचर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। नेचर के अगेंस्ट में क्या है, मतलब कि जानबूझ के हम लोग वहाँ पर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
और अब जब नेचर का थ्रू जो बनाया हुआ हमारी प्रकृति के थ्रू अगर वो बनाया जाता, अलग से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते तो बात अलग थी, वो अगर आप खाते तो बॉडी के अंदर ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता। लेकिन जब आर्टिफिशियल है, हाथ से उसको बनाया गया है, तो वहाँ पर वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बस यहाँ पर ये है। दूसरा वही मेन चीज़ बायो अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है कि जिसके अंदर सप्लीमेंट्स ऐड करे गए वो लेस बायो अवेलेबल है, मतलब कि वो बॉडी के अंदर सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्ब होने का सही से बॉडी उसका यूज़ नहीं कर पाएगी, आधा पचेगा आधा नहीं पचेगा। लेकिन अगर वो प्रकृति की खुद की देन होती तो वो डेफिनेटली पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आता। उसके बाद इम्यूनिटी इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका इम्यून बूस्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया, उसके अंदर काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। प्लस ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखो जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जिसके अंदर अलग से न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया गया है या फिर कोई सप्लीमेंट्स ऐड करे गए हैं, तो ये बेसिकली उन व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि अलग से कोई प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन खा रहे हो। ठीक है, उनको यहाँ पर कोई दवाइयाँ खा रही हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हो, तो उनके लिए यहाँ पर नहीं है। अदरवाइज उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है अगर वो लोग तब भी इसको कंज्यूम करते हैं तो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट कम हो सकता है, ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है, या फिर मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो डेथ तक की यहाँ पर रिस्क काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं इस फोर्टिफिकेशन के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। आई होप आप लोग एक एक बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये आर्टिकल आपको चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, हर जगह पर बहुत आराम से हेल्प करेगा। सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको नहीं दबाया तो दबा देना। हमने टारगेट रखा है 2000 लाइक्स का। अब वो बात जो कि मैं आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पर एक कमेंट आता है कल, और वो कमेंट कैसा निकल कर आता है आप लोग यहाँ पर देखो। ये कमेंट आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो, मेरा दोबारा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। कि देखो, आपको पता होगा बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए थे। मेरा मेन जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स थे, वो यहाँ पर पूरी तरह से कॉपीराइट इश्यूज़ में हट गया है वो चैनल। अब वो क्या इश्यूज़ है मैंने बात करी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला है, वो हट गया वो चैनल। और उसके बाद हमारा जो चैनल है उस पर मतलब मेजरली जो बचे हुए चैनल हैं वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें भेज रहा हूँ। तो अब मैंने आपको पीडीएफ हाथ से बनाकर भेजी है। पहले मैं द हिंदू का डायरेक्ट पीडीएफ भेज दिया करता था, जिसकी वजह से कॉपीराइट इश्यूज़ आए थे। अब मैंने हाथ से बना के पीडीएफ भेजी, उसके अंदर आर्टिकल लगाए, प्लस आपको ने जिसने भी पीडीएफ डाउनलोड किया होगा आपको पता होगा बराबर में येलो कलर का सिंबल है, और उसको ओपन करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि नहीं ओपन हो रहा है तो एडोब एक्रोबेट को डाउनलोड करो और वहाँ से ओपन कर लो, तो वो उस सिंबल से यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और प्लस आपको पिक्चर ही मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार खुद भी जाकर देख सकते हो अपनी आंखों से कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। लेकिन एक मैसेज आता है कि भाई कि देखो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे लिखा हुआ है तुम तो बहुत पागल हो और यहाँ पर कामचोर हो, पीडीएफ की जगह सिर्फ स्क्रीनशॉट मार के भेज दिया। ये चाहते हैं कि मतलब इनको मैं द हिंदू का पीडीएफ रेगुलर बेसिस पर भेजूँ, रेगुलर यहाँ पर वो पीडीएफ रहे। ठीक है, और यहाँ पर तुमको बस वीडियो से मतलब है, पैसा आना चाहिए, स्टूडेंट जाए भाड़ में। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये इनका कमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे फिर मैंने रिप्लाई किया कि जब चैनल से प्रॉब्लम है तो क्यों आ रहे हो चैनल पर, क्योंकि पहले भी इस प्रकार से कमेंट आए हैं इसी नाम से। ठीक है, और एक आध और हैं जिनके रेगुलर बेसिस कमेंट आते हैं, तो 2-3 हैं। ठीक है, ऐसे ही नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इनकी ये वाली बात देखो कि देखो टेलीग्राम पर नोट्स पे सेंड करना चाहिए था तुमको, और यहाँ पे बताया गया बाकी रहा कॉपीराइट का इशू। तो कॉपीराइट का इशू वो तुम्हारा इशू है। ठीक है, वो तुम कैसे ठीक करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, हमको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। तो यहाँ पर ये इनका स्टेटमेंट है। ठीक है, अब पता नहीं मुझे बस पढ़ के यहाँ पर एक बुरा सा लगा, और कुछ दिन पहले यहाँ पर इनका एक और स्टेटमेंट निकल कर आया था। एक और कॉमेंट किया हुआ था, कि हम मतलब तुम बर्बाद हो गए और हम लोगों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, वो भी मैंने सेव कर रखा था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि दिमाग ख़राब कर रही थी, और ये भी तो मैंने सोचा आज मैं शेयर करता हूँ वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से कमेंट आया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो आई होप मेरी भी आप लोग प्रॉब्लम समझते होंगे। कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली पीडीएफ नहीं सेंड कर सकता था। आपको पता होगा पीडीएफ में प्रॉब्लम मतलब मैं वैसे भी थोड़ी देर के लिए सेंड करता था, बट अभी तो एक अच्छा सोल्यूशन है ना। अच्छा सोल्यूशन यह है कि जो भी हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते हैं उसका पिक्चर लगाकर सारे नोट्स एज इट इज़ जो कि हम लोग वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं वो सब मैं आपको सेंड करता हूँ, है ना। तो वो तो एक अच्छा सोल्यूशन मिल चुका है। वो पीडीएफ वो मतलब रहा ही है, जैसे डाल दिया तो डाल दिया। द हिंदू का पीडीएफ तो मैं डिलीट भी कर देता था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। बाकी यार आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, और ऐसे कमेंट सच में यहाँ पर काफ़ी हर्ट करते हैं, और खासकर ये कि तुम बर्बाद कर रहे हो हम लोग को, ऐसे ही कमेंट आते हैं। वो तो मतलब सच में कभी कभी सोचते हैं यार क्या कर रहा हूँ, बंद कर देना चाहिए क्या, ऐसा लगता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। एनीवे,
अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, अपने डिस्कशन को ख़राब नहीं करते हैं। सेकंड आर्टिकल आज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगेन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। बात की गई है थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के बारे में। आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में आया है। आर्टिकल का सोर्स है PIB, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्टेटमेंट है, मतलब सरकारी डेटा है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर हम लोग थर्ड इंडिजनाइजेशन लिस्ट ला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हथियार जो कि हम एक टाइम पर खरीदते थे अलग अलग देशों से, अब उसको नहीं खरीदेंगे, अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अब हम अपने कंट्री में उन हथियारों को खुद बनाएंगे। जैसे कि इसमें नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो गया, लाइट वेट टैंक्स हो गए, तो ये सब आगे आपको बताऊंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ सोर्स कहाँ पे है, ठीक है, ताकि आप लोग एक रिलाई कर सको, विश्वास कर सको जो भी हमने पढ़ा है हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सबको आगे मैंने कॉपी पेस्ट वैसे भी कर दिया है, आप देख पाओगे। ये सरकारी वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर जाओगे तो थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर आप कह सकते हो लाइव हो चुकी है। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, PDF मैंने डाउनलोड किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये PDF का पहला पेज है, ये आखिरी पेज है। लगभग मैंने आपको बताया ना, तीसरी लिस्ट के अंदर हमने 101 आइटम्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। 101 आइटम जो कि हम अलग अलग देश से परचेज कर रहे थे, अब उनको परचेज नहीं करेंगे, हम अपने कंट्री के अंदर ये सब सामान खुद बनाएंगे, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पूरा सब कुछ कवर करेंगे हेडिंग वाइज। इशू क्या है? इशू यह है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तीसरी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑफ 101 आइटम्स को कर दिया है रिलीज। और देखो ये तीसरी लिस्ट है, ध्यान रखना, तो मतलब इससे पहली और दूसरी भी आई होगी, बिल्कुल ऐसी बात है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट नेगेटिव इंडिजनाइजेशन के नाम से थी, तो फर्स्ट लिस्ट भी आई थी कब? उसके अंदर भी हमने 101 आइटम्स को बाहर से खरीदना बंद कर दिया था। ये लिस्ट आई थी अगस्त 2020 में। उसके बाद सेकंड इंडिजनाइजेशन लिस्ट आई थी जून 2021 में, यहाँ पर हमने 108 आइटम्स को परचेज करना बंद कर दिया था। अब आई है तीसरी लिस्ट, जहाँ पर अगेन हमने 101 आइटम्स को परचेज करने से मना कर दिया है, हम अपने कंट्री में खुद वो हथियार बनाएंगे। क्लियर हुआ? बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे। ऐसे हम लोग आगे तक करने वाले हैं, अभी बहुत सारे और भी हथियार हम लोग आगे हटाएंगे, जिनको हम लोग ले रहे हैं उन सबको नहीं लेंगे, उन इक्विपमेंट्स को लेना बंद करेंगे, अपने कंट्री में खुद बनाएंगे, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत प्लस यहाँ पर अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। तो तीसरी लिस्ट में इसमें है क्या क्या? तो इसमें यहाँ पर आपको मेजर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे, सेंसर, वेपन, एम्यूनिशन, जैसे लाइट वेट टैंक हो गए, उसके बाद माउंटेड RT गन सिस्टम हो गया, ऑफशोर पेट्रोल वेसल हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हम ले रहे थे अब लेना बंद कर देंगे। अब जो ये वेपन और प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, इन सबको हम अपने कंट्री में बनाएंगे। दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2027 तक यहाँ पर ये सारा काम होगा। प्लस ये जो 101 आइटम्स हैं, ये अब हम लोग नहीं खरीदने वाले, इसको हम अपने खुद लोकल रिसोर्स से खरीदेंगे, अपने लोकली इसको यहाँ पर रखा जाएगा, लोकली इसको बनाया जाएगा, लोकली इसको यहाँ पर खरीदा बेचा भी जाने वाला है। इनफैक्ट इससे फ़ायदा ये भी नज़र आएगा, हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अपनी नीड पूरी करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को बेच भी सकते हैं। इससे हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट निकल कर आएगा, हमारी इकोनॉमी जनरेशन में डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी ये हथियार हैं, जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, अब इससे होगा क्या? देखो, इसको जब हम अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे तो इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंप्रूव होगा, हम लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंप्रूव कर पाएंगे। तो पहला फ़ायदा तो यही है इसका, है ना? नहीं तो हम लोग अभी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो वो चीज़ें अभी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा यही है कि भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब अब आपको ये भी पता होगा, अब हम बाहर से खरीद रहे हैं तो फिर हम लोग ऑब्वियसली बात है पैसा दे रहे हैं, अब पेमेंट करने के बाद चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, वही पैसा हम लोग अपने कंट्री के अंदर लगाकर चीज़ों को और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, हम लोग अपने कंट्री में एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार भी जनरेट कर सकते हैं। हमारे कंट्री के अंदर फायर ऑफ नेशनलिज्म जागेगा, पेट्रियोटिज्म जागेगा, कंट्री की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेंस मिलेगा। तो ये हम लोग फोकस कर रहे हैं, हमारी इंडियन फोर्सेस के अंदर और एक ज़्यादा मजबूती मिलेगी। हम जितना भी यूज़ कर रहे हैं सामान, सब हमारे कंट्री के थ्रू खुद का बनाया हुआ ये सारा प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों इसके इंपॉर्टेंस हो गए। बाकी एक क्वेश्चन और दिमाग में आएगा, आखिरकार ज़रूरत क्या पड़ गई? अच्छा खासा सामान खरीद रहे थे तो क्या दिक्कत थी, खरीदते रहते। देखो, ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे इन कंट्रीज़ के ऊपर, और अब हमने फोकस करना चालू किया है अपने डिफेंस सेक्टर को खुद मजबूत करने पर। और कैसे कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, जो डिपेंडेंस है हमारा वो USSR पर बहुत हुआ करता था। सोवियत यूनियन जो एक टाइम पे हुआ करता था, 1991 में ये टूटा था। उसके बाद टोटल यहाँ पर 15 देश बन गए थे अलग अलग, जिसमें से यूक्रेन वगैरह भी बन गया था। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, वो भी यहाँ पर आपको पता होगा। तो सोवियत यूनियन के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और क्या हुआ, इसके डिपेंडेंसी के बाद यहाँ पर इंडिया ने अपने डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ यहाँ पर अप्रोच करना स्टार्ट किया। लगभग 1980 का समय था, 1980 के बीच में हमारी सरकार ने
अपने कंट्री के अंदर खुद रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। डीआरडीओ को यहाँ पर आप कह सकते हो लेकर आए। डीआरडीओ ने यहाँ पर काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स को अपने अंडर में रखा और इसके ऊपर वर्क किया। उसके बाद बात करें तो स्टार्टिंग कैसे होती है हमारी, हम अपने डिफेंस सेक्टर को कैसे निकाल कर लाते हैं। तो हम अपने डिफेंस सेक्टर को अपने कंट्री के अंदर खुद कैसे मजबूत करते हैं, ये किया जाता है 1983 में। पहली बार ये काम होता है जब हमारी सरकार IGMDB प्रोग्राम को लेकर आती है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर हमने 5 मिसाइल्स को खुद डेवलप किया है। हमारे देश के मिसाइल हैं, तो नाम है यहाँ पर, इसको याद रख सकते हो पटना के नाम से, ठीक है, पटना के नाम से याद रख सकते हो। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एन इधर कर दो, ए इधर कर दो, बाकी आप पटना के नाम से आप ध्यान रख सकते हो। ये सारी मिसाइल्स हमने खुद डेवलप करी थी, हमारी शुरुआत यहीं से हुई है। और यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी का भी एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, हम अपने डिफेंस सेक्टर में खुद ग्रो करना चालू करते हैं। बाकी जो इंडिजिनस एफर्ट्स हैं यहाँ पर, ये केवल नहीं होते ताकि हम, मतलब ये काफ़ी नहीं थे हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएँ, तो हमें एक बहुत बड़े शिफ्ट की ज़रूरत थी, यहाँ पर एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत थी। हम लोग को आगे कोलेब्रेशन करना चाहिए था अलग अलग कंट्री से, तो हमने किया भी। अब शुरुआत होती है कब? 1998 के अंदर, 1998 में जब भारत और रशिया दोनों मिलकर एक इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट करते हैं। और इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट किया जाता है ताकि दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाएंगे, जो कि बनाई गई। और इस मिसाइल को अभी यहाँ पर फिलीपींस को हमने बेचा है, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ से शुरुआत होती है, हम लोग अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, रशिया की मदद यहाँ पर हम लोग को मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो ये सब ज़रूरत है, इसकी वजह से हम लोग को डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने आज के टाइम पर ज़रूरत बन चुका है हमारे लिए। क्लियर हुआ? तो ये सिंपल सा आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आर्टिकल नंबर 3 एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। इंडिया का जो रोल है बे ऑफ बंगाल के अंदर या फिर बिम्स्टेक के अंदर, वो कैसा रोल है। अभी बिम्स्टेक की यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, प्लस यहाँ पर कुछ अलग से डिस्कशन होने वाला है, एक ज़बरदस्त डिस्कशन। आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और यहाँ पर बताया गया फुलफिलिंग द पोटेंशियल ऑफ द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भारत का क्या रोल है। आप देख पाओगे पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसको आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है। इनफैक्ट ये अपने आप में आर्टिकल नहीं है, ये एक एडिटोरियल है, इंडियन एक्सप्रेस का ही एडिटोरियल है, जो कि सचिन चतुर्वेदी साहब ने लिखा है। ये यहाँ पर खुद डायरेक्टर जनरल एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इसी वजह से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कल मैंने आपको टेलीग्राम पर ये आर्टिकल एज इट इज शेयर कर दिया था और मैंने आपसे बोला था पढ़ लेना, काफ़ी लॉजिकल आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने सोचा कि बहुत से लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मैं खुद यहाँ पर इसको कवर करवा देता हूँ। तो इशू क्या है? इशू मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो अभी क्या हुआ, सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के 25 साल होने पर। तो 25th ईयर यहाँ पर बिम्स्टेक का हो चुका है। और यहाँ पर अभी आप कह सकते हो ये जो समिट हुई थी रिसेंटली, आपको पता होगा बिम्स्टेक की समिट हुई थी श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका ने इस समिट को होस्ट किया है और इसी समिट के दौरान अलग अलग नए नए इनिशिएटिव्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वो इनिशिएटिव्स क्या हैं, भारत कैसे एक मेजर रोल प्ले करने वाले बिम्स्टेक के अंदर, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर, वो सारी बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। तो पहली चीज़ आप लोग बिम्स्टेक के बारे में सीख लो। बिम्स्टेक क्या है? तो बिम्स्टेक यहाँ पर एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको 7 देश देखने को मिल जाएंगे। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है। 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये आपको 7 देश देखने को मिल जाएंगे। इनकी लोकेशन देख सकते हो, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इधर श्रीलंका। अब बिम्स्टेक के बारे में 2-4 बातें और जाननी है। वो ये है कि बिम्स्टेक की पहली समिट कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बिम्स्टेक को कब बनाया गया था? 1997 में बनाया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था। आज के टाइम पर बिम्स्टेक किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? तो बेसिकली ये यहाँ पर 6 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ट्रेड यानी व्यापार, फिर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज, इनके ऊपर मेजर फोकस किया जाता है इन 7 कंट्रीज़ के थ्रू। आगे बात करते हैं। अब बिम्स्टेक का समिट होता है और उस समिट के अंदर काफ़ी सारी बातें होती हैं। उस समिट का रिजल्ट क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, तो ये जो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी है, इसको लॉन्च किया था 1997 में, आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये बता चुका हूँ, है ना। अब क्या हुआ, उस समय लॉन्च करने के बाद भी इनका अभी तक चार्टर फाइनलाइज नहीं हुआ था। तो 25 साल बाद यहाँ पर अब एक चार्टर इनका बना है। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो
20 पेज का डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया। 20 पेज के अंदर काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं, प्लस इन्होंने अपने ग्रुप के लिए काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना लिया है जिसको यहाँ पर ये लोग फॉलो करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर कुछ प्रोसेस को बताया कि अगर कोई नया मेंबर बिम्स्टेक के अंदर ऐड होगा तो वो कैसे होगा, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। प्लस यहाँ पर फोकस दिया गया काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है इस चार्टर के अंदर, मतलब ये जो भी डिस्कशन हुआ है इस चार्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यह है कि भाई बिम्स्टेक के बीच में रेगुलरली मीटिंग्स होंगी। अभी तक रेगुलरली मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, तो अब रेगुलर मीटिंग्स होंगी। हर 2 साल में एक बार ये कंट्रीज बैठेंगी, आपस में बातचीत करेंगी, एक समिट हुआ करेगा। तो बिम्स्टेक को और मजबूत बनाने के ऊपर फोकस किया गया इस पर्टिकुलर समिट के अंदर, आप ये कह सकते हो। इसका रिजल्ट और क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है इसके बीच में एक डिसीजन निकल कर आता है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के ऊपर। तो इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन को रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बेहतरीन सी कनेक्टिविटी, और वो मल्टी मोडल चैनल के माध्यम से होनी चाहिए, मतलब कि रोड के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, तो हर तरीके के रास्ते से ये कंट्रीज आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। और इसी के साथ यहाँ पर प्रपोजल दिया कि जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पर बढ़ा देंगे। ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट कौन कौन सा है? ये थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया को कनेक्ट करता है। आप यहाँ पर देख पाओगे, ये हमारा महान भारत हुआ, इधर आपको म्यांमार देखने को मिल जाएगा, इधर आपको थाईलैंड देखने को मिल जाएगा। तो थाईलैंड से हाईवे निकलता है ऐसे, म्यांमार से निकला और उसके बाद इंडिया को यहाँ पर एक कनेक्ट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है। तो ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है इसको बढ़ाएंगे हम लोग, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया से बढ़ाकर इसको लाओस, कंबोडिया तक पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थाईलैंड देखने को मिल जाएगा, इसको आगे यहाँ पर आप देख पाओगे लाओस, कंबोडिया तक आगे ले जाने वाले हैं, ये यहाँ पर बताया गया। इसको एक्सटेंड करने के ऊपर फोकस किया गया है। उसके बाद और क्या बताया गया? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन तीनों का भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, तो हो सकता है हम लोग और भी कंट्रीज़ को इस पर्टिकुलर हाईवे के अंदर ऐड कर लें, जिससे कि यहाँ पर ये कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड रहने वाली हैं। क्लियर हुआ? तो ये कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की गई इस समिट के अंदर। और क्या चर्चा की गई? इन कंट्रीज़ ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप, ईपीजी जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ डिसीजंस वगैरह होंगे जो कि सब लोग ये साथ में लेकर लेने वाले हैं, ठीक है। ईपीजी जो ग्रुप है ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ईपीजी लगातार यूज होता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बीच में और आसियान देशों के बीच में। इनफैक्ट आसियान इंडिया एमिनेंट पर्सन ग्रुप भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको बनाया गया था 2005 के अंदर, जहाँ पर कुछ बातें होती हैं जो कि आपस में सारे लीडर्स बैठते हैं, जो डिस्कशन यहाँ पर आपस में लेकर चलते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर ईपीजी के अंदर देखने को मिल जाती हैं। 2011 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने भी एक ईपीजी को बनाया था ताकि कुछ डिस्कशन कर सकें, चैलेंजेस को यहाँ पर एड्रेस कर सकें, जो भी चैलेंजेस यूरोप के अंदर देखने को मिल रही हैं, चाहे वो इनटॉलरेंस की हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा हो यूरोप के अंदर, तो वो सारी चीज़ें टैकल करने के लिए ये यहाँ पर ईपीजी को बना लेते हैं। तो ये इस ईपीजी को बनाया गया। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया गया है इन कंट्रीज़ के बीच में, जहां पर ये कंट्रीज़ फोकस करेंगी क्रिमिनल मैटर्स के अंदर, एक लीगल असिस्टेंस देंगी, ठीक है। तो क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर ये कंट्रीज़ आपस में काम करेंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। प्लस ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये बेसिकली यहाँ पर डिप्लोमेटिक, एकेडमिक, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लेकर भी हुआ है कि इन सारी चीज़ों को लेकर ये कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करेंगी। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पर आपस में आप कह सकते हो कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो बढ़ता रहे। क्लियर हुआ? ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई। ये सब कुछ समिट के अंदर डिस्कस हो चुका है। अब बात करते हैं भारत का स्पेसिफिक क्या रोल देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर। भारत ने प्रॉमिस किया है कि लगभग यहाँ पर हम लोग $1 मिलियन प्रोवाइड करवाएंगे इस सेक्रेटेरिएट को, ठीक है, जो कि ढाका के अंदर है। हाँ, एक चीज़ बतानी मैं आप लोग को भूल गया हूँ, जो ये बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर देखने को मिल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? बाकी मैं आपको ये बता ही चुका हूँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये हमने डिस्कस किया। भारत ने क्या क्या दिया है? भारत ने $1 मिलियन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेटअप करेंगे सेक्रेटेरिएट ढाका के अंदर। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा है जहाँ पर हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं इन कंट्रीज़ को। प्लस दिल्ली यहाँ पर 3 मिलियन का ग्रांट, मतलब 3 मिलियन का ग्रांट हम लोग देने वाले हैं बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट को। उसके बाद हम लोग श्रीलंका और नेपाल को सपोर्ट कर ही रहे हैं, और भी सपोर्ट को बढ़ा दिया जाएगा। अभी आपको पता हुआ है जो पैंडेमिक है, इस कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। श्रीलंका में तो हालत इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी है आज के टाइम पर, ठीक है। तो इनके अंदर इंडिया ने सपोर्ट किया इनको और आगे भी सपोर्ट करता रहेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी कि भारत का रोल बिम्स्टेक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक के अंदर भारत एक मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कंट्री बनकर निकलता है। क्लियर हुआ? तो इसको ज़रूर ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सा डिस्कशन था, तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है।
चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में चर्चा की गई है। एक इंटरेस्टिंग स्कीम है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आर्मी के मतलब आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहता, 3 से 5 साल के लिए भी वो व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है इस टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के अंदर में। तो वो क्या है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम, इसको हम लोग समझते हैं। यह आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर अपनी इस स्कीम को फाइनलाइज कर दिया। टीओडी स्कीम, टूर ऑफ ड्यूटी को फाइनलाइज कर दिया है। इस स्कीम में होगा क्या, जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी जवान लोग हैं, इनको सोल्जर्स की तरह रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, सोल्जर्स की तरह यहाँ पर इनको भर्ती किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए, 3 या 5 साल के लिए यहाँ पर लिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्कीम है इसका हिस्ट्री क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस स्कीम को लाया गया था हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के थ्रू। आपको पता होगा इनका देहांत हो चुका है, तो इनके थ्रू लाया गया था। प्लस यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी सोल्जर्स हैं इनको रिक्रूट किया जाएगा, और जो भी सोल्जर्स यहाँ पर रिक्रूट करे जाएंगे उनको हम लोग अग्निवीर के नाम से जानेंगे। और ये फिक्स पीरियड के लिए होंगे, 3 साल के लिए इनको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, ये वॉलंटरी एंगेजमेंट होगा, मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आ सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इसको एक तरीके से ज्वाइन कर सकता है। इसको हम लोग अग्निपथ एंट्री स्कीम के नाम से भी जानते हैं। प्लस ये उनके लिए है जो कि यहाँ पर डिफेंस सर्विस के अंदर थोड़े टाइम के लिए सर्व करना चाहते हैं, लेकिन परमानेंट वोकेशन नहीं चाहते, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ज़रूर सर्व करना चाहते हैं, उसकी थ्रिल को यहाँ पर महसूस करना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर ये टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को लाया गया है। क्लियर हुआ? और इसके अंदर ये भी बताया गया, देखो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी सोल्जर्स होंगे इनको रिक्रूट कर लिया जाएगा इस मॉडल के अंदर, जिसमें से क्या होगा 25% अपना 3 साल तक अपना सर्व करेंगे और 25% 5 साल तक सर्व करेंगे। बाकी जो 50% होंगे वो फुल टाइम तक यहाँ पर सर्व कर सकते हैं जब तक वो रिटायरमेंट की एज पर पहुंचेंगे। तो ये भी यहाँ पर इस स्कीम के अंदर आपको इस मॉडल में देखने को मिल सकता है, टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। क्लियर हुआ? बहुत छोटा सा आर्टिकल था, सिंपल था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इन सोल्जर्स को और ही बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे मतलब कि इनका रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट के बेसिस पर एक फिक्स्ड पीरियड तक इनको नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर में कुछ अमाउंट वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या लीगल एड वगैरह जो भी यहाँ पर मिलती है, मेडिकल एड वगैरह वो मिल सकती है थोड़े टाइम तक। ठीक है, फिक्स पीरियड तक, ये भी यहाँ पे बताया गया है। प्लस यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति है जिसने यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन किया था हमारी आर्मी को, उसके बाद यहाँ पर वो अब यहाँ पर उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, वो एक्स टूर ऑफ ड्यूटी वाला रिक्रूट पर्सन बन चुका है, मतलब वो एक्स ऑफिसर बन चुका है, तो उसको यहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया के अंदर भी चांसेस मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्लियर हुआ? तो इसको समझ लेना। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम आखिरकार क्या है, कहाँ पर स्टैंड करती है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, हमारे जीएस पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हो। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ द हिंदू में, बट यहाँ पर मैं कुछ अलग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ यहाँ पर मैं आपको कुछ व्हीकल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। पीएसएलवी जीएसएलवी नहीं, यहाँ पर कुछ और कि कितने कितने व्हीकल्स है, कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो अगेन यहाँ पर सोर्स हमने पीआईबी का लिया है। पीआईबी में आप देख पाओगे सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अभी लॉन्च किया जाएगा 2022 में। लॉन्च किया नहीं गया, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख पाओगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, वो भी यहाँ पर डिटेलिंग मेंशन करी गई है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है कि जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-2, इस सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करेंगे अपने साल 2022 के सेकेंड क्वार्टर में। और जो ये लॉन्च है इसको हम लोग पहले ही कर देते, बट अभी यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर डिले हो चुका है, क्यों? पैंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से इसके अंदर देरी हो गई। इससे पहले आप कह सकते हो कि अभी इसी साल में, साल 2022 में हमने कुछ चीज़ों को लॉन्च किया है। अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 को लॉन्च कर दिया है, इंस्पायर सैट-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और INS-2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये सारी चीज़ें लॉन्च करी गई हैं इस वाले रॉकेट के माध्यम से, जिसका नाम है PSLV। ठीक है, PSLV C-52 यहाँ पर इस रॉकेट का नाम है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे बताया गया। और ये लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 54th हमारी फ्लाइट थी PSLV की, जहाँ पे हम लोगों ने अभी लगभग 3 मिशंस को भेज दिया है। इसमें हम लोगों ने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 भेजा, इंस्पायर सैट-1 और INS-2D को भेजा था। ये हमारे ये हमारे साल 2022 के सबसे पहले लॉन्च हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने जो कि स्पेस में लॉन्च करी है। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा और देखें, तो बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, ये अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करेगा। अर्थ के ऊपर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट हो गया, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर वो कवर करेगा, इनको ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व कर करके हम लोग को ये सारा डेटा भेजेगा।
और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 है, इसको हम लोग लॉन्च करेंगे किससे? एसएसएलवी से। आपने पीएसएलवी सुना होगा, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी सुना होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक होता है एसएसएलवी। एसएसएलवी मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इससे हम लोग यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। एसएसएलवी बहुत छोटे साइज का होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब उसी टॉपिक पर आ रहे हैं, ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन ऐड करिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना कि इसरो के पास में आज के टाइम पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास में, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए या फिर कुछ भी हमें इस अंतरिक्ष में लॉन्च करना है तो उसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास कौन कौन से व्हीकल हैं। तो पहला व्हीकल आता है एसएलवी। एसएलवी मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पहला रॉकेट है जो कि इसरो ने बनाया था, जिसको नाम दिया गया एसएलवी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसएलवी के बाद आता है एएसएलवी मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये हमारे पास पहला व्हीकल था जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को लॉन्च करते थे स्पेस में। दूसरा यहाँ पर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया एएसएलवी बना। अब ये जो एसएलवी और एएसएलवी है, मतलब ये दोनों ही हैं, दोनों छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते थे जिनका वजन 150 किलोग्राम का हुआ करता था। तो लो अर्थ ऑर्बिट पर यानी पास में यहाँ पर ले जाकर लॉन्च कर सकते थे। ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी बाद में हमारे पास एएसएलवी के बाद में अभी एसएलवी हो गया और उसके बाद हमारे पास एएसएलवी हो गया। अब आता है हमारे पास पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी को हम लोग लॉन्च करते हैं पहली बार 1994 में, और ये इसरो का एक मेन रॉकेट होता है, मेन हथियार होता है। इसको हम लगातार इंप्रूव करते हुए चले गए। ये हमारा पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल बना जिसको हम लोगों ने, जिसके अंदर लिक्विड स्टेजेस को ऐड किया। इनफैक्ट पीएसएलवी जो व्हीकल है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास किया हमारे साइंटिस्ट ने इस रॉकेट के ऊपर, और अभी तक सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। हम लोगों ने लगभग 54 के आसपास यहाँ पर सक्सेसफुल फ्लाइट्स कंडक्ट कर चुके हैं इस रॉकेट के माध्यम से। इसके अंदर हम लोगों ने चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 के अंदर मतलब मंगलयान हमने लॉन्च किया। उसके बाद इसरो ने यहाँ पर करेंटली 2 लॉन्च व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसरो के पास 2 ऐसे व्हीकल है जो कि हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, जब भी मतलब यूज़ किए जाते हैं। तो पीएसएलवी जिसके बारे में आपने पढ़ा, दूसरा होता है जीएसएलवी, ठीक है। तो जीएसएलवी के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं। जीएसएलवी क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी बहुत बहुत पावरफुल होता है और बड़ी बड़ी सैटेलाइट को, बहुत भारी भारी सैटेलाइट्स को, इनफैक्ट यहाँ पर 10,000 किलोग्राम की जो सैटेलाइट है इसको ले जाकर ये लॉन्च कर सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट पर, ठीक है। और जीएसएलवी मार्क 3 वाला सैटेलाइट तो रॉकेट तो और ज़्यादा हैवी रॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? उसके लास्ट में आता है हमारे पास एसएसएलवी। एसएसएलवी मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे हम लोग अपने ये वाले EOS-4 को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी है, ठीक है। तो ये जो एसएसएलवी है, ये बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ते दाम में काम हो जाता है हमारा, ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, और लगभग 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को यहाँ पर ये लॉन्च कर सकता है। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। उसके बाद एक लास्ट सैटेलाइट आती है, एक लास्ट रॉकेट आता है ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रीयूजेबल रॉकेट या फ्यूचर रॉकेट। इसको हम लोग भविष्य रॉकेट के नाम से जान रहे हैं। ये जो फ्यूचर रॉकेट है, ये जो होगा ये रियूजेबल होगा। मतलब कि अभी क्या होता है, मान लो अभी हम रॉकेट से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, तो सैटेलाइट भेजते हैं, रॉकेट गया अंतरिक्ष में, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, उसका रॉकेट वहीं पर भस्म हो गया, ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं आता उस रॉकेट का। लेकिन ये वाला जो रॉकेट है, रियूजेबल रॉकेट, ये रॉकेट वापस से आएगा हमारे पास, इसको हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा, अर्थ एटमॉस्फेयर में वापस से री एंटर करेगा एक एयरप्लेन की तरह, इसको हम वापस से यूज़ कर पाएंगे कुछ चेंजेस कर। तो ये फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट होगा, इसमें और भी कॉस्ट बचा करेगी हमारी। क्लियर हुआ? इसरो ने यहाँ पर इस रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप कर लिया था, जिसका नाम है RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था 2016 के अंदर। तो ये सारे रॉकेट्स हैं इसरो के पास में, जिसके माध्यम से हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आज के इस वीडियो में मिल रही है। उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करती है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन में अभी हम 2 वाली लॉन्च कर रहे हैं, और इसके अलावा 01, 03, 04, 5, 6 इस प्रकार से अलग अलग सैटेलाइट देखने को मिल जाएंगी। हर एक का मेजर काम है कि अर्थ के ऊपर जैसे कोई एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को देखेगा, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करेगा, इसको लेकर डेटा भेजेगा, कोई ओशन को लेकर डेटा भेजेगा। तो अर्थ को ऑब्जर्व करने का यहाँ पर ये सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वर्क करती हैं। क्लियर हुआ? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ आएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहाँ पर एक मशरूम के बारे में चर्चा की गई है जिसका नाम है मैजिकल मशरूम। इसका साइंटिफिक नेम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो, ये इस मशरूम का पिक्चर है, थोड़ा अजीब सा है लेकिन पिक्चर यही है। डाउन टू अर्थ का आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा मैजिकल मशरूम के बारे में। और मैजिकल मशरूम का कल्टीवेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो इससे हमारे फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारे लोग जान चुके हैं। आपने नहीं जाना है तो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं इस मशरूम से।
इंडिया के अंदर क्या स्कोप है इसका वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो डाउन टू अर्थ के अंदर ये डिटेल्स सबकी बातें बताई गई हैं, ये सब मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि आप लोग विश्वास कर सको जो भी हमने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है, ठीक है। मैजिकल मशरूम के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक मेडिसिनल मशरूम है, मतलब दवाइयों की तरह काम करता है ये। बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, इन्फ्लेमेशन, अल्सर या बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने में ये मशरूम बहुत मददगार है। भारत के अंदर बात करें तो आप देख पाओगे जो फंगस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो मेडिसिनल मशरूम है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल मशरूम देखने को मिलेगा दुनिया भर के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, मशरूम ऑफ इमॉर्टेलिटी, सेलेस्टियल हर्ब, ऑस्पीशियस हर्ब, बहुत यहाँ पर पवित्र आप कह सकते हो कि जड़ी बूटी, या फिर रेड रेशी मशरूम के नाम से भी दुनिया भर में इसको जाना जाता है। रेड रेशी मशरूम के नाम से जाना जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत ये रेड कलर का आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ, इसके नाम पढ़ लिए। अब बात करते हैं इसका इतिहास क्या रहा है। देखो इस मशरूम को कंज्यूम किया जाता था लगभग यहाँ पर 5000 साल पहले चाइना के अंदर में। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में हमारे हिस्ट्री के अंदर और मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर देखने को मिला, जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडिया के अंदर, लेकिन सबसे पहले 5000 साल पहले चाइना में कंज्यूम किया जाता था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल मशरूम होता है उनसे काफ़ी अलग है, ये वाला मशरूम लकड़ियों के ऊपर उगता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके साथ बताया गया ये आपको वार्म यानी गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर जहाँ पे नमी हो थोड़ा सा वहाँ पर ये उगता हुआ नजर आता है। बाकी अगर हम लोग बात करें इसके अंदर 400 से ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टेरी टर्पेन्स हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स, एल्कलॉइड्स, स्टीरॉइड्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, फिनॉल, ये सारी चीज़ें आपको इस मशरूम में देखने को मिल जाती हैं। और ये कौन कौन सी चीज़ों को ठीक कर सकता है, इम्यूनो एडिल्टरी, एंटी हेपेटाइटिस, इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में एंटी हेपेटाइटिस की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप कह सकते हो एंटी एचआईवी की प्रॉपर्टी है, एचआईवी को टैकल कर सकता है, और ट्यूमर को टैकल कर सकता है, माइक्रोबियल जो भी इश्यूज है उनको टैकल कर सकता है। इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल जाती है, मतलब इन्फ्लेशन को ठीक करने में मदद कर सकता है। इन्फ्लेमेशन तो महंगा ही हो गई, इन्फ्लेमेशन को यहाँ पर ठीक करने में मदद कर सकता है, ठीक है, सूजन को ठीक करने में मदद कर सकता है। बाकी अगर हम लोग बात करें इन मेडिसिन के अलावा भी जो ये गनोड्रेमा ल्यूसिडम है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ बेस मटेरियल, क्या बनाने के लिए, चाय की पत्ती बनाई जाती है, कॉफ़ी बनाई जाती है, बहुत सारे एनर्जी सप्लीमेंट जो कि आपको ताकत दें, हेल्थ बूस्टर्स बनाए जाते हैं, बेवरेजेस बनाई जाती हैं, एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स, यहाँ पर कि बुढ़ापा देरी से आए तो इस प्रकार के कॉस्मेटिक्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो आप लोग देख पाओगे इसका कितना बड़ा यूज़ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फाइनली इसका स्कोप भारत के अंदर क्या है। देखो ये जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कम कंट्रीज़ में। इसका जो मास प्रोडक्शन है वो चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और यूएसए में होता है, लेकिन अभी इसके बारे में जागरूकता बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो बहुत सारे देशों में बढ़ चुकी है, इनफैक्ट इंडिया में भी इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है बड़े स्केल पर और इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी हो रही है। इंडिया यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर विश्वास करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, और हमारे पास ज़्यादातर पोटेंशियल है कि हम लोग अपने इस मशरूम को बहुत अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं। इसको घर के अंदर कल्टीवेट किया जा सकता है, इस वजह से कोई हमें बाहर मौसम की परेशानी नहीं, या कोई जानवर खराब कर देगा तो इसकी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आराम से इसको घर में भी कल्टीवेट किया जा सकता है। प्लस इंडिया के अंदर जो ये मशरूम है ये ज़्यादातर आपको लैबोरेटरी रिसर्च पर ही ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो सक्सेसफुल अटैम्प्ट आपको देखने को मिलेंगे इसके कल्टीवेशन के, ठीक है, अलग अलग इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में। बट इसको कल्टीवेट किया जाता है, मतलब उगाया जाता है वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, जिसको हम लोग बिलेट्स के नाम से भी जानते हैं अपने कंट्री में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इसके अंदर पूरी तरह से पावर है कि हमारी लाइवलीहुड जनरेशन की तरफ ये बढ़ सकता है और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारी पैसा प्रोवाइड करवा सकता है, हमारे फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छी इनकम बन सकता है। प्लस यहाँ पर दिक्कत है एक बहुत बड़ी, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि ये देखो इसके जो ड्राइड फ्रूट बॉडीज़ हैं या फिर इसका जो पाउडर आता है वो पाउडर यहाँ पर बिकता है 4000 से 5000 पर किलोग्राम का। तो यहाँ पर इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली भी आपको देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आप लोग यहाँ पर मशरूम्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन को करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता होगा क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूँ, मैंने बोला था मंडे में लगाऊंगा यार, मैं इन पीपीटी को तैयार करने लग गया, मतलब इतना सारा डिस्कशन हो गया, इतनी हैवी पीपीटी हो गई, मुझे घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए इसको प्रिपेयर करते करते, तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर मेरा दिमाग थक चुका था, तो मैंने सोचा यार क्वेश्चन क्या ऐड करें, तो फिर मैंने इस वजह से क्वेश्चन नहीं लगाया, लेकिन कोई बात नहीं, लगा दूंगा मैं। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको नहीं लगा पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने सोचा था कि वीडियो 1 घंटे से ऊपर का निकल जाएगा, लेकिन हमने काफ़ी तेज़ी से कवर किया, जो कि अभी यहाँ पर पूरा अपना कवर हो रहा है। बाकी
यहाँ पर मैंने आपको बताया पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, टेलीग्राम पर आपको वहाँ पर ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी टॉप न्यूज़ एनालिसिस नाम कैसा लगा आप लोग बता सकते हो। फिर पहला आर्टिकल हमने कवर किया फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था। हमने डिस्कस किया भाई यहाँ पर किस प्रकार से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ऐड करते हैं अपने किसके अंदर, चावलों के अंदर। इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना चावलों के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस क्यों चर्चा में है, क्योंकि हम लोग इस वाले चावल को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं राज्यों के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर अलग अलग फेसेस में इसको सप्लाई किया जाएगा। फोर्टिफिकेशन हमने समझा कि किस प्रकार से हम लोग इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को खाने के अंदर बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने समझा कि अलग अलग प्रकार के फूड फोर्टिफिकेशन होता है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बायो फोर्टिफिकेशन, होम फोर्टिफिकेशन। उसके बाद हमने समझा फोर्टिफिकेशन चावल में कैसे होता है, इसके 3 प्रोसेस हैं, कोटिंग, डस्टिंग, एक्सट्रूजन। फिर उसके बाद हमने समझा एक्सट्रूजन कैसे होता है। एक्सट्रूजन एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेल न्यूट्रिशन और काफ़ी सारी वीमेन एनीमिया से सफ़र कर रही हैं। और अभी जो फोर्टिफिकेशन इसका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कितने कितने चावल के अंदर कितना कितना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारे वाइटामिन वगैरह। कुकिंग प्रोसेस हमने देखा, इंडिया के अंदर क्या कैपेसिटी है वो हम लोगों ने समझा। बाकी इस फोर्टिफिकेशन के फ़ायदे क्या है वो हमने समझा, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, प्लस यहाँ पर न्यूट्रिशन की वजह से हेल्थ इंप्रूव होगी, इकोनॉमी के अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। प्लस यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी है इसके अंदर, नेचर के अगेंस्ट में एब्जॉर्प्शन कम देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर कोई और व्यक्ति कोई दूसरी दवाइयाँ ले रहा है तो उसको यहाँ पर सफ़र करना पड़ सकता है अगर वो इन चावल को कंज्यूम करता है तो। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया था कुछ लोगों की हरकतें। उसके बाद हमने नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के बारे में। ठीक है, ये आप देख पाओगे पीआईबी का आर्टिकल है, यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दिखा दी थी। और फिर उसके बाद बताया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर अभी तीसरी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट को अभी रिलीज़ कर दिया है। लगभग 101 आइटम्स हम लोग अपने कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे, बाहर से खरीदना बंद कर देंगे। ये यहाँ पर हमारी इंडिजनाइजेशन लिस्ट है। ये थर्ड लिस्ट है, इससे पहले फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी आ चुकी हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम अपने कंट्री के अंदर डिफेंस को खुद बढ़ावा देंगे। ज़रूरत क्या है यहाँ पर, तो ज़रूरत यहाँ पर यह है कि हम लोगों की जो डिपेंडेंसी अलग अलग देशों के ऊपर वो कम होती हुई नजर आएगी। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया भारत का रोल बे ऑफ बंगाल के अंदर में। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि अभी यहाँ पर 25 साल पूरे हो चुके हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव का जो समिट है वो पूरा हुआ। इस समिट के दौरान अभी तक कोई चार्टर नहीं था, फिलहाल अभी यहाँ पर एक चार्टर सेट किया गया, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे गए जिसको यहाँ पर ये कंट्रीज़ फॉलो करने वाली हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। कनेक्टिविटी में यहाँ पर थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए जो ये हमारा ट्राइलेटरल हाईवे है, इस हाईवे को और भी कंट्रीज़ के साथ में ऐड किया जाएगा, ये डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बिम्स्टेक की समिट के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए, वो हम लोगों ने कवर किए। भारत का रोल यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल के लिए या बिम्स्टेक के लिए, वो हमने कवर किया, कितना कितना पैसा भारत प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम क्या होती है, प्लस यहाँ पर हम लोग सोल्जर्स को रिक्रूट कर सकते हैं 3 से 5 साल के लिए, वो मैंने बताया आप लोगों को। और उसके बाद हम लोगों ने समझा कि इस स्कीम के बारे में फाइनलाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने किया है। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आ सकता है, प्लस यहाँ पर उनको काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। देन अगले आर्टिकल में हम लोगों ने कवर किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीआईबी का आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। इसमें इशू क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 यानी दूसरी वाली या ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। बाकी हमने मार्च 2022 में काफ़ी सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया, ये हम लोगों ने कवर कर ही लिया। उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 क्या होने वाली है, इसको SSLV से लॉन्च किया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को यहाँ पर इसरो के अलग अलग व्हीकल्स के बारे में बताया। एक है हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद करता है। ये हमारे इसरो का पहला रॉकेट था जो कि इसरो ने डेवलप किया था। SLV के बाद हम लोग ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर आए। देन उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV पर आए। देन उसके बाद हम लोगों ने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेकर आए GSLV। उसके बाद स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV को लेकर आए। तो ये अलग अलग यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग व्हीकल्स को डेवलप किया। जो मोस्ट कॉमन सैटेलाइट्स आपको दोनों मतलब हमारे इसरो का देखने को मिलेगा, वो 2 सैटेलाइट्स हैं, वो है यहाँ पर PSLV और GSLV। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट के बारे में हमने जाना, वो है रीयूजेबल रॉकेट या फ्यूचर रॉकेट, जिसके अंदर क्या होगा, हम लोग रॉकेट को वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉकेट उड़ेगा, वो वापस से आएगा नीचे और वापस से आएगा, हम लोग उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अंदर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग प्रकार की हैं जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करेंगी। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया मैजिकल मशरूम के बारे में, गनोडर्मा ल्यूसिडम इसका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना
बताया डाउन टू अर्थ का डिटेल में आर्टिकल कवर किया गया है। ये मैंने आप लोगों को बताया मैजिकल मशरूम क्या है। इस मशरूम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये क्या कर सकता है, ये मतलब काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकता है। इस मशरूम का जो सबसे पहली बार कंजम्पशन है वो 5000 साल पहले चाइना में किया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो ये नॉर्मल मशरूम है ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल मशरूम से अलग है। इसके अंदर क्या क्या यहाँ पर आपको फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। 400 से ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैंने आपको बताया इसका यूज़ हम लोग कॉफ़ी, टी, सप्लीमेंट्स के अंदर बूस्टर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इंडिया के अंदर इसका क्या स्कोप है वो हमने कवर किया। इसका जो मास प्रोडक्शन है वो आज के टाइम पर चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, यूएसए तक देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने कवर किया इंडिया। यहाँ पर एक ऐसी कंट्री आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर इसके प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। और ये जो ड्राइड फ्रूट्स हैं इसका मतलब दिक्कत ये है कि बहुत महंगा पड़ जाता है, तो ये हम लोगों ने कवर किया। नाउ गाइस यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।